सो लेट्स स्टार्ट व्यूअर्स। अब हम एग्ज़ाम जो एस्टेट का 3 और 4 दिसंबर को कंडक्ट किया जा रहा है, पीजीटी का, ठीक है, टीजीटी का और पीआरटी का। सो उसका कंप्यूटर साइंस का जो लास्ट ईयर का आपका एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ था, आपके साथ डिस्कस करेंगे। हर एक क्वेश्चन के आपको अप्रोप्रिएट आंसर दिए जाएंगे ताकि आपको एक आइडिया हो सके। जो भी कैंडिडेट्स पीजीटी कंप्यूटर साइंस के एग्ज़ाम में इस साल अपीयर होने जा रहे हैं, उनको एक आइडिया होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कितने टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, नेगेटिव है कि नहीं है, और मिनिमम कितने क्राइटेरिया है क्वालिफाई करने का एग्ज़ाम को। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। और सबसे पहले हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि हमारी वीडियो जो आप तक पहुंचाई जा रही है, इसको ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और हो सके तो इसको कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कीजिए कि वीडियो आपको कैसी लगी। कुछ आंसर्स का हो सकता है आपको डाउट हो, तो हम अपनी तरफ से आपको 99% एक्यूरेसी वाले आंसर्स देंगे। फिर भी अगर आपको लगता है कि किसी आंसर में आपको डाउट है, तो आप कमेंट बॉक्स में डाल के हमें बता सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। टोटल टाइम हम आपको बताएं, इसके अंदर आपको 2.5 आवर्स का दिया जाएगा, एंड नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो अपीयर होंगे डेट विल बी 150, राइट। सो बेसिकली इसके 4 सेक्शंस होंगे। सबसे पहला सेक्शन होगा पार्ट 1 सीडीपी का, विच मीन्स चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी का। पार्ट 2 आपका रहेगा लैंग्वेजेस का। लैंग्वेजेस के अंदर 2 लैंग्वेज रहेंगी आपकी, इंग्लिश एंड हिंदी। ई सेक्शन ऑफ 15 मार्क्स ईच, ठीक है। नेक्स्ट आपका रहेगा जनरल स्टडीज का, विच इज पार्ट नंबर 3, राइट। सो इसके अंदर क्वांटिटेटिव आएगा, जस्टिस मैथमेटिक्स का पार्ट आएगा आपका, रीजनिंग का आएगा 10 मार्क्स का, एंड 10 मार्क्स का हरियाणा जीके, राइट। नेक्स्ट लास्ट पार्ट रिलेटेड टू द सब्जेक्ट। सो यहाँ कंप्यूटर साइंस है, सो बेसिकली पार्ट 4 में आपको कंप्यूटर साइंस के 60 क्वेश्चंस मिलेंगे, राइट। सो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का वीडियो। और पहला पार्ट है इनका चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, राइट। सो लेट्स सी। सबसे पहला क्वेश्चन है, हु डेवलप द फर्स्ट इंटेलिजेंट टेस्ट, ठीक है। ये एक बेसिक क्वेश्चन है जो इंटेलिजेंट टेस्ट का रिपीटेडली पूछा जाता है पिछले कुछ सालों में से। देखा जाए, अगर आप और बैक ईयर्स में चले जाएं, तो उन क्वेश्चंस के अंदर भी इंटेलिजेंस की जहाँ तक बात है, ये क्वेश्चन कॉमन क्वेश्चन है जो एग्जामिनर पूछा करते हैं, ठीक है। सो सबसे पहला क्वेश्चन ही बहुत इजी है फर्स्ट इंटेलिजेंट टेस्ट का। सो इसका एक्यूरेट जवाब है एल्बर्ट बीनेट एंड साइमन ने, राइट। सो नेक्स्ट है आपका ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी विच डील्स विच स्टडीज हाउ पीपल चेंज फिजिकली, कोग्निटिवली एंड सोशली ओवर द एंटायर लाइफ स्पेन इज नोन एज, ठीक है। बहुत ईजी क्वेश्चन है डियर, इसमें कुछ नहीं है। साइकोलॉजी की ब्रांच की बात की जा रही है जो स्टडी करती है कि पीपल, ह्यूमन बीइंग कैसे फिजिकली चेंज करते हैं, कोग्निटिवली चेंज करते हैं और सोशली भी चेंज करते हैं ओवर द एंटायर लाइफ स्पैन, ठीक है। सो इट्स वेरी सिंपल एंड योर करेक्ट आंसर इज डेवलपमेंट साइकोलॉजी, राइट। इसका सही जवाब क्या आपका डेवलपमेंट साइकोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 3 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द इनेट मोटिव, ठीक है। हमारा इनेट मोटिव नहीं होता, ठीक है। सो उसके बारे में डिस्कशन की जा रही है। देखो, जो एक इनेट मोटिव की जहाँ तक बात है, इसके अंदर जो हमारी बेसिक इंस्टिंक्ट है कि वी कैन नॉट स्टे हंगर, हम भूखे नहीं रह सकते, हम रेस्ट के बिना नहीं रह सकते, हमारी बॉडी है एग्जॉस्ट हो जाती है अगर हम मॉर्निंग से लेकर इवनिंग तक काम करते हैं। सो हमें एक रेस्ट चाहिए, ठीक है। सो रेस्ट भी एक बेसिक इनेट मोटिव है, हमें करना ही करना पड़ेगा रेस्ट, ठीक है। थर्स्ट, अगर हमें अपने काम में कुछ भी आगे प्रोग्रेस करनी है, सो थर्स्ट इज़ वेरी बेसिक इंस्टिंक्ट। और साइकोलॉजी की टर्म्स की बात करें तो whenever you feel thirsty you have to take the glass of water so that your thirst can be removed. So ये जो बेसिक है कि हंगर हो गया, थर्स्ट हो गया, रेस्ट हो गया, ये तो आपके इनेट मोटिव है। बट सेफ्टी की जहाँ तक बात है डियर, ये आपका इनेट मोटिव में काउंट नहीं होता, ठीक है। सो दिस इज अ करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, हु स्टेटेड दैट एडोलेसेंस इज अ पीरियड ऑफ स्ट्रेन, स्ट्रेस, ट्रॉमा एंड स्ट्राइफ, ठीक है। सो ये एक आमतौर पे पूछा गया क्वेश्चन है और इसका डायरेक्ट आपका आंसर है स्टैनली हॉल ने, राइट। जिनके द्वारा क्या गया कि एक एडोलसेंस जो है एक पीरियड है स्ट्रेस का, स्ट्रेन का, स्ट्रॉम एंड स्ट्राइफ का, ठीक है। सो बेसिकली एडोलसेंस को हिंदी में हम कहते हैं किशोरावस्था, ठीक है। सो एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था जो पिछले साल आया था, और इस साल भी उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट लेवल इन द हायरार्किकल थ्योरी ऑफ लर्निंग गिवन बाय गैगने, ठीक है। सो इसके अंदर जो हाईएस्ट लेवल इन हायरार्किकल थ्योरी की बात की जा रही है, जो लर्निंग की दी गई थी गैगने के द्वारा, उसका हाईएस्ट लेवल क्या है आपका। तो इसका सही जवाब क्या रहेगा, प्रॉब्लम सॉल्विंग लर्निंग, ठीक है, ऑप्शन नंबर 1,
राइट। आई होप गाइज आपको जैसे डिस्कशन आपके साथ अभी की जा रही है उससे कुछ तो डाउट क्लियर होंगे कि साइकोलॉजी के अंदर जो क्वेश्चंस अपीयर होने वाले हैं या जो अपीयर हुए थे उनका करेक्ट आंसर क्या है, ठीक है। सो मूविंग फॉरवर्ड वी आर हैविंग क्वेश्चन नंबर 6। सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन प्रोजेक्टिव टेक्निक ऑफ पर्सनैलिटी मेजरमेंट, ठीक है। सो इट्स वेरी अगेन अ रिपीटिव क्वेश्चन और यू शुड से अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो अपीयर होता ही होता है। पिछले जो कुछ सालों के आपके एग्जाम जा चुके होंगे, साइकोलॉजी का जो पार्ट है उसके अंदर ये रिपीटेड क्वेश्चन रहता ही रहता है, ठीक है। सो नॉन प्रोजेक्टिव टेक्निक कौन सी नहीं है, सोशियोमेट्री नहीं है, ठीक है। सो डेट इज द राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 2, राइट। लेट्स कंटिन्यू। नेक्स्ट वी आर हैविंग क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गुड मेंटल हेल्थ। बच्चों इसके अंदर सिंपल सी बात ये पूछी जा रही है कि जो एक मेंटल हेल्थ की जहाँ तक बात है, अगर हम किसी भी ह्यूमन बींग की बात करें तो उसके अंदर वो करेक्टरिस्टिक नहीं मिलेगी जो एक कंसीडर की जा सके कि इट्स नॉट अ गुड मेंटल हेल्थ, इट इज़ नॉट अ करेक्टरिस्टिक ऑफ गुड मेंटल हेल्थ। तो चलिए ये देखते हैं कौन कौन से ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर 1 है इमोशनल मैच्योरिटी, इट्स वेरी ट्रू कि होनी जरूरी है, ठीक है। नेक्स्ट वी आर हैविंग सेल्फ कॉन्फिडेंस, दैट इज ऑल्सो द गुड करेक्टरिस्टिक आई शुड से ऑफ मेंटल हेल्थ। एंड इनटॉलरेंस, चिड़चिड़ापन, असहनीयता, ये आपका ऑप्शन करेक्ट नहीं है। और यू कैन से एज पर क्वेश्चन नंबर 7 योर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3, बिकॉज इनटॉलरेंस अच्छी एक मानसिकता का वो नहीं है उदाहरण, राइट। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग कंसेप्ट इज नॉट इंट्रोड्यूस्ड बाय जीन पियाजे। जीन पियाजे की बात हो रही है और वो भी पर्टिकुलरली कोग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी के रिस्पेक्ट में, ठीक है। सो जीन पियाजे जहाँ पे आए आपको याद रखना है सबसे पहले कि वो कोग्निटिव से जुड़े हुए थे, ठीक है। एक बहुत अच्छे साइंटिस्ट हैं साइकोलॉजी फील्ड के अंदर। और कौन सा कंसेप्ट उन्होंने इंट्रोड्यूस नहीं किया था, वो था सिंबॉलिक, राइट। सो सिंबॉलिक आपका करेक्ट आंसर नहीं है, राइट। नेक्स्ट यूर हैविंग क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेज इज नॉट प्रिस्क्राइब बाय जेम्स ड्रॉवर इन द कंटेक्स्ट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ करेक्टर, ठीक है। डेवलपमेंट ऑफ करेक्टर की कंटेक्स्ट में कौन सी स्टेज प्रिस्क्राइब नहीं की गई जेम्स ड्रॉवर के द्वारा, ठीक है। सो इसका जो आपका करेक्ट आंसर है व्यूअर्स वो है कन्फर्मिंग कन्वेंशनल स्टेज, ठीक है। ये आपका करेक्ट आंसर नहीं है। स्टेज ऑफ क्रूड इमोशन, स्टेज ऑफ सेंटिमेंट, सेल्फ रिगार्ड स्टेज, ठीक है, ये दी गई थी जेम्स ड्रॉवर के द्वारा। बट कन्फर्मिंग कन्वेंशनल स्टेज आपका जेम्स ड्रॉवर के द्वारा नहीं दी गई थी, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, हु वॉज द फाउंडर ऑफ सोशल कल्चर थ्योरी ऑफ कोग्निटिव डेवलपमेंट, ठीक है। सो अगेन आप क्लियर हैं कि आपके दिमाग में था कि जब भी कोग्निटिव डेवलपमेंट की बात आए आपको जीन पियाजे करना है। बट राइट नाउ ध्यान से पढ़िए, फाउंडर की बात हो रही है, जो सोशल इकोनॉमिक थ्योरी की बात हो रही है ऑफ कोग्निटिव डेवलपमेंट, इसका सही आंसर है वजोट्स्की, राइट। सो डोंट गेट कंफ्यूज, बिकॉज इससे पहले क्वेश्चन अपीयर हुआ था जहाँ पे कोग्निटिव की बात हुई थी। सो जो कंसेप्ट की बात है जहाँ तक जीन पियाजे ने वो दिए थे कोग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी में, बट उसके जो फाउंडर थे सोशल कल्चर थ्योरी के कोग्निटिव डेवलपमेंट की वो थे वजोट्स्की। लेव वजोट्स्की इज द प्रॉपर ऑप्शन, राइट। नेक्स्ट वी आर हैविंग क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द टाइप ऑफ प्रोजेक्टिव टेक्निक ऑफ पर्सनैलिटी मेजरमेंट, ठीक है। सो कौन सी इनमें से प्रोजेक्टिव टेक्निक नहीं है पर्सनैलिटी मेजरमेंट की, ठीक है। सो व्हाट इज योर राइट ऑप्शन, लेट्स सी। सो द राइट आंसर विल बी योर ऑप्शन नंबर 2, वुडवर्ड्स पर्सनल डाटा शीट, ठीक है। सो ये एक प्रोजेक्टिव टेक्निक ऑफ पर्सनैलिटी मेजरमेंट में नहीं आता, ठीक है। वर्ड एसोसिएशन टेंस है, सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट है, थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट, जिसको टैट के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं हम, टैट के नाम से भी जानते हैं। सो पूछा क्या गया है कि आपका कौन सा करेक्ट प्रोजेक्टिव टेक्निक ऑफ पर्सनैलिटी मेजरमेंट नहीं है। सो वुडवर्ड पर्सनल डाटा शीट, राइट। सो नेक्स्ट मूव फॉरवर्ड। Next we are having your question number 12, which of the following is not the type of dynamic trait of personality as given by Cattell, Cattell के द्वारा जो नहीं दी गई है, ठीक है। सो आपको सही आंसर बताना है। अब सही आंसर की जहाँ तक बात है इसके अंदर दो हैं, एक तो आपका सेकंड ऑप्शन अगर आप करके आए थे लास्ट टाइम, सो दिस वन वाज आल्सो करेक्ट, एंड ऑप्शन नंबर 4 कंजर्वेटिव, तो ये भी आपका करेक्ट है, ठीक है। सो फॉर दीज 2 ऑप्शंस यू विल गेट द मार्क्स। आपने बेशक 2 पे क्लिक किया हो या उस समय 4 पर क्लिक किया हो, ठीक है। सो यू विल गेट अ 1 मार्क्स फॉर एनी।
क्वेश्चन नंबर 13 इसमें पूछा गया है फॉर विच एज ग्रुप द चिल्ड्रन एप्रिसिएशन टेस्ट इज एप्लीकेबल। सो व्यूअर्स, इसका जो सही आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 13 का वो है 3 से लेकर 10 साल तक। ठीक है, जो चिल्ड्रन एप्रिसिएशन टेस्ट की जहाँ तक बात है वो दिया जाएगा आपका 3 से 10 साल के बीच में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द करेक्टरिस्टिक ऑफ एडोलसेंस। ठीक है, एडोलसेंस की जहाँ तक बात है कौन सा इनमें से करेक्टरिस्टिक नहीं है। ठीक है, इसके अंदर जो ऑप्शन नंबर अप्रोप्रिएट आपका रहेगा, वेट ऑफ मसल्स इज 20% ऑफ द टोटल वेट ऑफ द बॉडी, ये आपका रहने वाला है। ठीक है, क्योंकि एडोलसेंस ऐसी एज होते हैं जिसके अंदर मोस्टली जो चिल्ड्रन होते हैं वो डे ड्रीमर्स भी होते हैं, उनको बोलने की भी आदत लग जाती है और उनकी जो मेंटल एबिलिटीज़ होती है वो एक हायर लेवल पे रीच कर जाती है। ठीक है, तो नोट अ गुड करेक्टरिस्टिक की बात हो रही है, वो है ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 15 की जहाँ तक बात है, क्वेश्चन नंबर 15 की जहाँ तक बात है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फास्ट करेक्टरिस्टिक ऑफ द मोटिवेशन। इसमें से कौन सी फास्ट करेक्टरिस्टिक है जो मोटिवेट नहीं करती। ठीक है, मोटिवेशन की जहाँ तक बात है, बिहेवियर जो होता है ना पर्सन का, गोल ओरिएंटेड होता है, ये तो देखो एक मोटिवेशन का हिस्सा है ही है। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा मोटिवेटेड बिहेवियर डस कंटिन्यूटी, क्योंकि जब तक आप कंटिन्यूटी नहीं रखेंगे तो मोटिवेशन बिहेवियर के अंदर आपका कंटिन्यूटी होना बहुत ज़रूरी है। थर्ड आपका है नेचर ऑफ द मोटिवेटेड बिहेवियर इज रिजिड। देखो ये ऑप्शन एक अप्रोप्रिएट ऑप्शन नहीं है, क्योंकि मोटिवेटेड बिहेवियर रखने के लिए हमें रिजिडिटी के बजाय फ्लेक्सिबिलिटी रखना जरूरी है। सो योर ऑप्शन नंबर 3 विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, एंड क्वेश्चन नंबर 15 का जो 4 दिया था, डेट इज ऑल्सो द करेक्टरिस्टिक ऑफ मोटिवेशन की मोटिवेशन डस एनर्जी चेंजेस इन द ह्यूमन बींग। राइट, क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ चलो। अकॉर्डिंग टू द स्टैनफोर्ड बिनेट, ठीक है, सो IQ स्केल, व्हाट इज़ द IQ रेंज ऑफ द लो मेंटली रिटार्डेड चिल्ड्रन। ठीक है, जो मेंटली रिटार्डेड चिल्ड्रन होते हैं उनका जो IQ लेवल है एज़ पर जो इन्होंने दिया था स्केल के हिसाब से, सो लेट्स सी इसका जो ऑप्शन है आपको अभी कंफर्म करते हैं। डियर, इसमें जो आपका ऑप्शन रहने वाला है, देखो 70 जो रहता है उससे कर्व की बात है जहाँ तक, उससे जो बिलो चलो तो जितने भी उसके अंदर IQ रेंज होती है वो रिटार्डेड की ही होती है। सो फॉर दिस आपको जो भी ऑप्शन इसमें दिए गए वो 70 से बिलो ही है। सो दिस विल बी द ग्रेस मार्क्स इसके अंदर जो आपको दिया जाने वाला है। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, हु वॉज द प्रोपाउंडर ऑफ द एंटीसिपेटरी थ्योरी ऑफ द प्ले। ठीक है, सो कार्ल ग्रोस इज द प्रोपाउंडर ऑफ द एंटीसिपेटरी थ्योरी ऑफ प्ले। ठीक है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन है जो आया हुआ है आपका। ठीक है, नेक्स्ट यूर हैविंग अ क्वेश्चन नंबर 18, आउट ऑफ फॉलोइंग विच वन इज़ द रॉन्ग स्टेटमेंट इन द कंटेक्स्ट ऑफ करेक्टरिस्टिक ऑफ हैबिट्स। देखो जो हैबिट्स की बात है उसके बारे में पूछा गया कि इसके अंदर कौन सा जो स्टेटमेंट दी गई है करेक्टरिस्टिक के बारे में सही नहीं है। ठीक है, सो सेकंड ऑप्शन इज़ द करेक्ट वन कि जो हैबिट है एक्वायर्ड होती है हेरिडिटरी के थ्रू, इट इज़ नॉट द करेक्ट वन। ठीक है, नेक्स्ट यूर हैविंग क्वेश्चन नंबर 19, विच ऑफ द फॉलोइंग थ्योरी इज नॉट रिलेटेड विद द थ्योरी ऑफ ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। ठीक है, सो एज पर द क्वेश्चन योर करेक्ट ऑप्शन इज रोट लर्निंग। ठीक है, क्योंकि रोट लर्निंग एक जो भूतकाल में चलती आ रही प्रथा थी कि बच्चों को काम दिया जाता है अध्यापक के द्वारा और वो उसको केवल जाके घर पे याद करें। सो डैट इज अ रोट लर्निंग। सो इससे कुछ भी लर्निंग ट्रांसफर नहीं होती। ठीक है, सो दिस विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 की जहाँ तक बात है, लेट्स सी विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द अदर नेम ऑफ थॉर्नडाइक थ्योरी ऑफ कनेक्शनिज्म। ठीक है, सो इनमें से जो कौन सा एक दूसरा नाम नहीं है थॉर्नडाइक थ्योरी ऑफ कनेक्शनिज्म का, सो इसका सही ऑप्शन है थ्योरी ऑफ कंडीशनड रिस्पॉन्स। ठीक है, ये आपका करेक्ट आंसर नहीं रहेगा। ठीक है, करेक्ट नेम नहीं है। क्वेश्चन नंबर 21, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बिहेवियरल पर्सपेक्टिव ऑफ मॉडर्न साइकोलॉजी। ठीक है, जो बिहेवियर पर्सपेक्टिव नहीं है। ठीक है, सो इसकी जहाँ तक बात है ये आपका ओवर्ट बिहेवियर। ठीक है, ओवर्ट बिहेवियर आपका बिहेवियर पर्सपेक्टिव माना जाता है मॉडर्न साइकोलॉजी का। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें, वी आर हैविंग क्वेश्चन नंबर 22, आउट ऑफ फॉलोइंग विच वन इज द रॉन्ग स्टेटमेंट इन द करेक्टरिस्टिक इन द कंटेक्स्ट ऑफ करेक्टरिस्टिक ऑफ इंस्टिंक्ट। ठीक है, सो इसका जो आपका सही जवाब रहने वाला है डेट इज इंस्टिंक्ट इज एपीमेरल। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर 3 आपका रॉन्ग स्टेटमेंट है इन द कंटेक्स्ट ऑफ करेक्टरिस्टिक ऑफ इंस्टिंक्ट्स। क्वेश्चन नंबर 23 की जहाँ तक बात है, द मेंटल एक्टिविटीज एसोसिएटेड विद थॉट, डिसीजन मेकिंग, लैंग्वेज एंड अदर हायर मेंटल प्रोसेस इज कॉल्ड।
जो मेंटल एक्टिविटी एसोसिएट होती है थॉट के साथ, डिसीजन मेकिंग के साथ और लैंग्वेज के साथ, उसको हम क्या नाम देते हैं? कॉग्निशन का। ठीक है जी। सो योर करेक्ट आंसर विल बी 2, बिकॉज जहाँ भी मेंटल एक्टिविटीज़ की बात हो डायरेक्टली रिलेटेड टू द कॉग्निशन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फॉल्स स्टेटमेंट? इनमें से कौन सी स्टेटमेंट फॉल्स है? सो बिहेवियर चेंजेस थ्रू इंस्टिंक्ट एंड रिफ्लेक्स एक्शंस आर आल्सो कंसीडर्ड एज लर्निंग, तो ये सही नहीं है। ठीक है। बाकी जितनी भी स्टेटमेंट्स है लर्निंग से रिलेटेड वो सही है, जैसे लर्निंग इज़ अ प्रोसेस नॉट अ प्रोडक्ट, ये एक्यूरेट है। लर्निंग प्रोसेस इज ऑलवेज पर्पसफुल, ये भी ठीक है। एरिया ऑफ लर्निंग इज ब्रॉडर, ये भी सही है। बट बिहेवियर चेंजेस थ्रू इंस्टिंक्ट एंड रिफ्लेक्स एक्शंस आर आल्सो कंसीडर्ड एज लर्निंग, ये आपका सही नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट वी आर हैविंग क्वेश्चन नंबर 25, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द टाइप ऑफ वन ऑफ द component content under the 3-dimensional model of intellect given by जेपी गिलफर्ड की बात हो रही है। ठीक है। इनमें से कौन सी टाइप नहीं है? सो योर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2। ठीक है। सिस्टम जो है एक कंपोनेंट नहीं है जो 3D मॉडल की जहाँ तक बात करें जेपी गिलफर्ड ने दिया था। नेक्स्ट वी आर हैविंग क्वेश्चन नंबर 26, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट लॉजिकल ऑर्डर ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ मेमोरी? सो ये रिपीटेड क्वेश्चन है, मोस्टली एग्जाम्स में देखा गया कि साइकोलॉजी के पार्ट में पूछा जाता है। सो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 4। सो आप इसको याद कैसे रख सकते हैं? एल देन वी आर हैविंग 3 टाइम्स आर, लर्निंग, रिटेंशन, रिकॉल एंड रिकॉग्निशन। ठीक है। सबसे पहले कोई भी टॉपिक हम उसको लर्न करेंगे, देन वी विल रिटेन इट, उसके बाद हम उसको रिकॉल करेंगे, तभी हम नेक्स्ट टाइम उसको रिकॉग्नाइज कर पाएंगे। सो लर्निंग, रिटेंशन, रिकॉल एंड रिकॉग्निशन। Next you're having question number 27, who propounded the brainstorming method of fostering and boosting the creativity? So your answer is Osborne। ठीक है। Osborne जो साइकोलॉजिस्ट थे उन्होंने प्रोपाउंड किया था ब्रेनस्टॉर्मिंग मेथड फॉर फोस्टिंग एंड बूस्टिंग क्रिएटिविटी का। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द करेक्ट वे ऑफ रिलीजिंग पेंट अप इमोशनल एनर्जी? ठीक है। सो ऑप्शन नंबर 4 इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है। जो इनमें से करेक्ट वे नहीं है रिलीज करने का पेंट अप इमोशनल एनर्जी को। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर ऑफ द माइंड डायरेक्टेड अकॉर्डिंग टू द हिडनोस्टिक एंड प्लेजर प्रिंसिपल? ठीक है। सो लेट्स सी द करेक्ट आंसर इज आईडी। ठीक है। आईडी जो है इसमें बात करें वो स्ट्रक्चर जो होता है माइंड डायरेक्टेड का, ठीक है, अकॉर्डिंग टू हिडोनिस्टिक एंड प्लेजर प्रिंसिपल के हिसाब से सही आंसर आपका रहेगा क्वेश्चन नंबर 29 का। ठीक है। नेक्स्ट यूर हैविंग क्वेश्चन नंबर 30, हु वाज द प्रोपाउंडर ऑफ साइको एनालिटिकल मेथड? ठीक है। सो इसका जो करेक्ट आंसर है आपका सिगमंड फ्रूड। ठीक है। सो ये आपके क्वेश्चन से रिलेटेड टू द साइकोलॉजी। नेक्स्ट सेक्शन में देखते हैं क्या पूछा गया है। हिंदी के बारे में जहाँ तक बात है हम पार्ट 2 में कवर करते हैं। ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 31 से स्टार्ट करते हैं और इसको आगे कंटिन्यू करने के लिए नेक्स्ट आपकी क्लास को हम अभी डिस्कस करते हैं। सो लेट्स डिस्कस द क्वेश्चन नंबर 31। सो इनमें से कौन सा वाक्य संबंध सूचक अव्यय का उदाहरण है? ठीक है। सो ऑप्शंस जो आपको दिए गए हैं इसमें जो करेक्ट आंसर आपका रहेगा ऑप्शन नंबर 2। ठीक है। संबंध सूचक की बात की जा रही है, संबंध सूचक अव्यय का उदाहरण। ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है। नेक्स्ट ईयर हैविंग द क्वेश्चन नंबर 32, दिया गया है अनुचित विलोम शब्द युग्म युक्त विकल्प पहचानिए। सो योर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4। ठीक है। अनुचित विलोम शब्द युग्म युक्त विकल्प की बात हो रही है। सो आपका ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिए, चिकना मुंह पेट खाली लोकोक्ति का सही अर्थ है। ठीक है। सो द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 2। मतलब कहने का क्या हुआ कि चिकना मुंह पेट खाली, भाई दिखने में तो खुशी है और भीतर से कोई दुखी है। सो डेट इज द मीनिंग ऑफ दिस लोकोक्ति, चिकना मुंह पेट खाली। क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित में से सही संधि युक्त शब्द कौन सा है? संधि युक्त की बात की जा रही है। देखो सो क्लियर सी बात है, इसके अंदर आप देख पा रहे हैं कि जो ऑप्शन नंबर 1 है विकल्प नंबर 1 युधिष्ठिर, वो आपका इनमें से सही है। नेक्स्ट वी आर हैविंग क्वेश्चन नंबर 35, निम्नलिखित वर्णों के संदर्भ में कौन सा विकल्प असंगत है?
ठीक है, हमने इसमें से असंगत बताना है। सो लेट्स सी, द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, ये आपने याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 36 है, प्रत्यय की दृष्टि से असुमेलित विकल्प का चयन कीजिए। ठीक है, प्रत्यय की दृष्टि से बात की जा रही है, तो विकल्प नंबर 1 भागनीय है। ठीक है, सो दिस इज योर करेक्ट ऑप्शन। उपसर्ग, क्वेश्चन नंबर 37, उपसर्ग से निर्मित शब्दों के संदर्भ में कौन सा विकल्प असंगत है। ठीक है, देखो ये रिपीटेड बात तो नहीं है, लेकिन उपसर्ग और प्रत्यय में से क्वेश्चन आना ही आना, एग्जामिनर ने जो सेट करने हैं क्वेश्चन, उसमें आपसे जो पूछा गया है उसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, राइट। क्वेश्चन नंबर 38, शब्द प्रकृति की दृष्टि से असंगत युग्म चुनिए। ठीक है, सो शब्द। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38, हमें इसमें असंगत युग्म चुनना है। तो इसमें असंगत कौन सा है? सेकंड नंबर, मुकदमा। मुकदमा हमारा देश शब्द नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39, समास विग्रह की दृष्टि से कौन सा विकल्प असंगत है। समास विग्रह करना है और उसमें असंगत यानी गलत बताना है, इसमें से कौन सा है। गलत है हमारा नवयुवक, 9 युवकों का समूह। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40, निम्न में से असंगत विकल्प पहचानिए। असंगत विकल्प है हमारा, आंसर है इसका 4, शक्तिशाली, विशेषण से निर्मित, भाववाचक संज्ञा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41, अर्थ की दृष्टि से कौन सा मुहावरा संगत नहीं है। ख्याली पुलाव पकाना, व्यर्थ की बातें करना, ये तो ठीक है। अपना सा मुंह लेकर रह जाना, असफल होने पर लज्जित होना। तो आंसर हमारा इसमें क्या रहेगा? 4, ऊंट की सुई की नोक से निकलना यानी शक्तिशाली का कमजोर होना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42, सचिन क्रिकेट खेलता है, उक्त वाक्य को कर्म वाच्य में बदलिए। सचिन के द्वारा क्रिकेट खेला जाता है, इसको कर्म वाच्य में कैसे कन्वर्ट करेंगे? सचिन के द्वारा क्रिकेट खेला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43, निम्न में से किस विकल्प की सभी क्रियाएं अकर्मक हैं। अकर्मक जिनमें कर्म नहीं होता, इसका आंसर कौन सा है? फर्स्ट, चलना, मुस्कुराना, खिलना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44, वाक्य के संदर्भ में कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है। जो नहीं है हमें वो बताना है। तो आंसर है इसका, हो सकता है वह आज शाम को आए, इच्छा बोधक, इसमें कोई इच्छा प्रकट नहीं हो रही है हमारी। 45, दादुर, भेक, शालुर शब्द किसके पर्यायवाची हैं। आंसर इज 3, मेंढक। मेंढक को हम दादुर भी बोलते हैं, भेक भी बोलते हैं और शालुर भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46, चूज द करेक्ट ऑप्शन। Transformation from simple sentence to complex sentence. A lost moment is lost forever. Answer is, a moment which is lost forever. This one is the right. Choose the correct option. Transformation of sentences. Simple to compound. हमें इसे ट्रांसफर करना है इसमें, simple to compound. He must work hard to make up for the lost time. आंसर क्या रहेगा? He must work hard and make up for the lost time. Answer is 3. Next question number 48. Select the correct conjunction for the blank. We will come dash, it rains dash not. The answer is, we will come whether it rains or not. Next question number 49. Choose one word substitution for the following. One word substitution बताना है हमें इसमें। A word spelled and pronounced similar but different in meaning. जो दिखने में एक जैसे दिखाई देते हैं लेकिन उनका मीनिंग अलग होता है। आंसर इज होमोनिम, उनको हम क्या बोलते हैं? होमोनिम। क्वेश्चन नंबर 50, change the following sentences into reported speech. If you want to smoke,
यू विल हैव टू गो अपस्टेयर, अगर तुम स्मोक करोगे तो तुम्हें ऊपर जाना पड़ेगा। सेंड द लैंडलॉर्ड, तो उसकी मालकिन ने कहा। तो इसका हम रिपोर्टेड स्पीच में कैसे कन्वर्ट करेंगे? द लैंडलॉर्ड टोल्ड हिम, लैंडलॉर्ड ने उसे कहा दैट इफ ही वांटेड टू स्मोक ही वुड हैव टू गो अपस्टेयर्स। क्वेश्चन नंबर 51, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू रिपोर्टेड स्पीच बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन। इसे भी हमें रिपोर्टेड स्पीच में कन्वर्ट करना है। वी आर वेटिंग फॉर द स्कूल बस, सैड द चिल्ड्रन, इट्स लेट अगेन। चिल्ड्रन ने क्या कहा कि स्कूल बस लेट हो गई है और हम उसकी वेट कर रहे हैं, वो फिर से लेट हो गई है। देन द आंसर इज 3। द चिल्ड्रन कंप्लेंट, चिल्ड्रन क्या कर रहे हैं? कंप्लेंट कर रहे हैं दैट दे वर वेटिंग फॉर द स्कूल बस एंड इट वॉज लेट अगेन। क्वेश्चन नंबर 52, change the voice from active to passive. We shall discuss the question tomorrow in the meeting. हम मीटिंग का डिस्कशन कब करेंगे? टुमारो। इसको हमें किस में कन्वर्ट करना है? पैसिव वॉइस में। देन द आंसर इज 1। द क्वेश्चन विल बी डिस्कस टुमारो इन द मीटिंग। क्वेश्चन नंबर 53, चूज द ऑप्शन विच हैज़ एरर इन इट। एरर बतानी है हमें, इसमें से किस में है? यू शुड में, टेल टू मी, एग्जैक्टली व्हाट या हैपेंड देयर। द आंसर इज 2, बी में है। यू शुड टेल टू मी, यू शुड टेल टू मी में हमारी एरर है। क्योंकि टेल की जगह हमारा क्या आएगा? टोल्ड। यू शुड टोल्ड टू मी एग्जैक्टली व्हाट हैपेंड देयर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 54, सिलेक्ट द करेक्ट प्रेपोजिशन टू फिल इन द ब्लैंक। प्रेपोजिशन हमें इसमें लगानी है। दे लिव डैश द सेम रूफ, दे लिव कहाँ रहते हैं? अंडर द सेम रूफ। 54 का आंसर 4। 55, सिलेक्ट द करेक्ट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन फ्रेजल वर्ब्स। अंडरलाइन वर्ड का हमें मीनिंग बताना है। आई कांट मेक आउट द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड्स, मेक आउट का मीनिंग बताना है हमें इसमें। देन द आंसर इज अंडरस्टैंड, आई कांट अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड्स। 56, चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ टेंस गिवन इन द ऑप्शन। टेंस की फॉर्म बतानी है। शी डैश, शी प्ले द स्टेयर सिंस 6 o'clock दिस मॉर्निंग, ही जस्ट स्टॉप। आंसर इज 3, she has been playing the sitar since 6 o'clock this morning, he just stopped। 57, choose the correct meaning of the underlined idiom। idiom का हमें करेक्ट मीनिंग बताना है। he is friendly to the minister, he jumped the queue and got promotion। jump the queue का हमें ईडियम का हमें मीनिंग बताना है कि इसमें क्या रहेगा। 57 का आंसर रहेगा 4, गेट समथिंग आउट ऑफ टर्न। क्वेश्चन नंबर 58, सिलेक्ट द करेक्ट प्रेपोजिशन टू फिल इन द ब्लैंक। प्रेपोजिशन बतानी है इसमें। ही ब्रोक द जग डैश 100 pieces, ही ब्रोक द जग into 100 pieces। 59, select the correct infinitive form of the given sentence। seeing is believing, seeing is believing का correct sequence क्या होगा हमारा सेंटेंस का? to see is to believe। question number 60, select the correct tense form। the car belonged to my mother, she used it today to take Tom to the dentist। the car belongs to my mother, she is using it today to take Tom to the dentist। सारा प्रेजेंट टेंस में हमारा चल रहा है, तो टुडे है इसमें, तो हमारा आंसर भी प्रेजेंट में होगा। in a certain code monkey is written as XDJMNL, how is tiger written in that code? जैसे monkey को हमने फॉर्म में चेंज किया वैसे ही हमें टाइगर को चेंज करना है। तो हमारा आंसर क्या आएगा? 3, QDFHS।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 62 में हमें क्या करना है, इन ए सर्टेन पैटर्न इफ 9 इंटू 3 36, 10 इंटू 6 64, 9 into 1 is 25, then the in the same pattern what is the value of 23 into 3? Then the answer is 169. If the Independence Day is 1988 was celebrated on Wednesday, on what day it was celebrated in the year 1989? तो उससे नेक्स्ट ईयर में हमसे पूछा गया है, तो वेडनेसडे था हमारा, तो नेक्स्ट क्या होगा हमारा थर्सडे। 64 विजय वॉक्स 10 किलोमीटर टुवर्ड्स नॉर्थ, पहले वो 10 किलोमीटर नॉर्थ में जाता है। ही वॉक 6 किलोमीटर टुवर्ड्स साउथ, पहले नॉर्थ में गया फिर 6 किलोमीटर साउथ में गया। देन ही वॉक्स 3 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट, फिर वो ईस्ट में आ गया। हाउ फार in and in which direction is he with reference to his starting point? स्टार्टिंग पॉइंट से वो किस डायरेक्शन में होगा, जब हम इसका ग्राफ बनाएंगे तो हमें सेकंड आंसर मिलेगा 5 किलोमीटर नॉर्थ ईस्ट में। देर आर 5 डिफरेंट हाउसेज A to E in a row. A is to the right of B, A कहाँ बैठा है, राइट में बैठा है B के, एंड E is to the left of C and right of A. B is to the right of D. Which of the house is exactly in the middle? जब हम इसको सोल्व करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, A. क्वेश्चन नंबर 66, इन ए रो ऑफ गर्ल्स, एक रो है उसमें शिल्पा कौन सी पोजीशन पे बैठी है, इज 8th फ्रॉम द लेफ्ट एंड रीना इज 17 फ्रॉम द राइट। शिल्पा तो 8 नंबर पे बैठी है लेफ्ट से और रीना राइट में 17 नंबर पे बैठी है। इफ़ दे आर इंटरचेंज देयर पोजीशन, अगर वो अपनी पोजीशन को इंटरचेंज कर लेते हैं तो शिल्पा बिकम 14th फ्रॉम द लेफ्ट एंड हाउ मैनी गर्ल्स आर देयर इन अ रो, कितनी टोटल गर्ल्स बतानी है। हमारा सोल्व करके आंसर क्या आएगा, 430। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 67, मैथ्स का क्वेश्चन है। जब हम इसको सोल्व करेंगे हमारा आंसर आएगा 2। 68 का हमारा आंसर रहेगा 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इफ A मीन्स प्लस B मीन्स माइनस। अब हम जहाँ पे हमें इस इक्वेशन में हमें A मिला है वहाँ पे हम प्लस लगाएंगे, जहाँ पे B मिला है हमें वहाँ माइनस, एंड जहाँ C है वहाँ डिवाइड, एंड जहाँ पे हमारे पास D है वहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे। तो जहाँ इसको इक्वेशन में सोल्व करने के बाद हमें क्या आंसर मिलेगा, 17। नेक्स्ट है, फाइंड द मिसिंग लेटर इन द गिवन सीरीज। ये हमें एक सीरीज़ दी गई है तो हमें इसमें सीरीज़ में लगाना है, हमें क्या आंसर मिलेगा, 4। अगर हम A के बाद B लगाएंगे देन C D A B, देन हम दोबारा से B लगाएंगे, इसको हम अपनी इक्वेशन में डाल के देखेंगे तो हमारा कंप्लीट एक सीरीज़ बन जाएगी। 71, द रेशो ऑफ द एरिया ऑफ द सर्कल इन सर्कल एंड सर्कम सर्कल ऑफ ए स्क्वायर विल बी। 71 का 3 आंसर। नेक्स्ट है HCF निकालना है हमें, 72 का 1। 73 का आंसर रहेगा 73 का आंसर रहेगा, द नंबर इन द फॉलोइंग क्वेश्चन नंबर्स आर रिटन अकॉर्डिंग टू सर्टेन पैटर्न रो वाइज और कॉलम वाइज। ये रो वाइज और कॉलम वाइज दिए हुए हैं, इसमें कोई ना कोई पैटर्न छुपा हुआ है हमारा। तो जब हम इसे सोल्व करेंगे तो हमारा आंसर क्या रहेगा, 73 का 2। 16 क्वेश्चन मार्क की जगह हमारा क्या आएगा, 16। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा मैथ का। 2 ट्रेनें दी हुई हैं 132 मीटर की,
लॉन्ग है और एक 108 मीटर लॉन्ग है, वो अपोजिट डायरेक्शन में जा रही हैं, तो एक की स्पीड 32 किलोमीटर पर आवर है और दूसरे की स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर है। इन व्हाट टाइम विल दे क्रॉस ईच अदर? जब हम इसको सोल्व करेंगे तो हमारा आंसर क्या रहेगा? 12 सेकेंड में वो एक दूसरे को क्रॉस करेंगी। इफ 7 कारपेंटर कैन मेक 7 चेयर इन 8 आवर्स, अगर 7 कारपेंटर हैं वो 7 चेयर 8 घंटे में बनाते हैं, हाउ मैनी आवर्स विल 70 कारपेंटर्स टेक टू मेक 70 चेयर? जब 7 कारपेंटर है वो 7 चेयर को 8 घंटे में बनाते हैं, और जो 70 कारपेंटर हैं वो 70 चेयर को कितने घंटे में बनाएंगे? देन द आंसर इज 8 आवर्स में। क्वेश्चन नंबर 76, द प्राइस ऑफ एनी आइटम इज इंक्रीज बाय 20%। अगर किसी आइटम का प्राइस 20% इंक्रीज किया गया है, फाइंड द रिडक्शन इन द कंजप्शन ऑफ द आइटम बाय कंज्यूमर सो दैट देयर इज नो इंक्रीज ऑन हिज एक्सपेंडिचर। देन द आंसर इज 16 इंटू 2/3%। 77 का आंसर रहेगा हमारा 4। 78 का आंसर रहेगा हमारा 4। 79 का आंसर रहेगा हमारा 2। 80 का आंसर रहेगा 3। 81 का आंसर रहेगा हमारा 3। 82 का हु अमंग द फॉलोइंग इज द रिसिप्टेंट ऑफ पद्म भूषण इन 2021? 2021 में पद्म भूषण किसे मिला था? त्रिलोचन सिंह को। नेक्स्ट हिंदी का क्वेश्चन है हमारा, आइडेंटिफाई द टेक्स्ट इन विच रेफरेंस ऑफ थानेसर इज फाउंड? थानेसर का उल्लेख कहाँ मिलता है हमें? 83 का 2, 1 and 2, हर्षचरित में और युवान चांग की यात्रा का वृतांत। 84 का हमारा आंसर रहेगा ओरिजिन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज नॉट करेक्टली मैच। 84 का आंसर रहेगा 1। इंदौरी नदी मेवात हिल्स में पाई जाती है, ओरिजिन साइट उसकी मेवात हिल्स है। मारकंडा की शिवालिक हिल्स है, दैट इज करेक्ट। टांगड़ी नदी मोरनी हिल्स से निकलती है। Who among the following did not serve as the Chief Justice of the Punjab and Haryana High Court? चीफ जस्टिस कौन से इसमें से नहीं रहे हैं हमारे? 85 का 3, मुकुंद मुदगुल भी रहे हैं, AK सिकरी भी रहे हैं, संजय कृष्ण कौल भी रहे हैं, MS जैन नहीं रहे हमारे। 86, प्राण वायु देवता पेंशन स्कीम इज एम टू? प्राण वायु देवता स्कीम किस से रिलेटेड करती है हमारी? कंजर्व ओल्डर ट्रीज इन हरियाणा स्टेट। ये क्या करती है? पुराने पेड़ों को संरक्षित करने हेतु ये हमारी स्कीम। प्राण वायु का नाम क्या होगा? प्राण वायु जिनसे हम सांस ले सकते हैं। 87, हु अमंग द फॉलोइंग गवर्नर ऑफ हरियाणा डेड वाइल इन द ऑफिस? जो ऑफिस में काम करते हुए उनकी मृत्यु हुई है, ऐसे गवर्नर ऑफ हरियाणा। ऐसे गवर्नर बताने हैं हमें हरियाणा के जिनकी ऑफिस में ही डेथ हुई है। 87 का आंसर रहेगा 1। BN चक्रवर्ती थे जो उनकी डेथ ऑफिस में ही हुई थी। 88, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट द प्रपोज इन्वेस्टमेंट रीजन इंडस्ट्रियल एरिया अंडर दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर इन हरियाणा? नॉट ट्रू बताना है हमें इसमें। 88 का आंसर रहेगा 2, रेवाड़ी हिसार इन्वेस्टमेंट रीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 89, द हरियाणा HPSC हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन प्रेजेंट्स इट्स एनुअल रिपोर्ट ऑफ द वर्क डन बाय द कमीशन टू द? किसको देता है वो अपनी रिपोर्ट? 89 का 1, गवर्नर को दी जाती है। HPSC किसे देता है अपनी रिपोर्ट? गवर्नर को। द टोटल नंबर ऑफ मेडल वोन बाय द एथलीट्स इन हरियाणा इन द टोक्यो पैरालंपिक्स? कितने मेडल मिले हैं हरियाणा को? 6 मेडल्स।
चलिए स्टार्ट करते हैं पार्ट नंबर 4 कंप्यूटर साइंस का। सो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 91, कोड ऑफ द वेब पेज इज़ रिटन बाय यूजिंग। सो जो आपके वेब पेजेस वगैरह होते हैं उसको कौन सी लैंग्वेज में लिखा जाता है? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है, सो आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ, एक आपको डेसिमल नंबर दिया गया है 539, उसको आपने हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है। सो आफ्टर सॉल्विंग यू विल गेट ऑप्शन नंबर 4 एज अ करेक्ट आंसर। ठीक है। 93 की बात करें, MS वर्ड में वी आर हैविंग कंट्रोल प्लस ओल्ड प्लस 1। ठीक है, एक शॉर्टकट की बात की जा रही है। ठीक है, सो इसमें से आपको सही बताना है। ऑप्शन नंबर आपका जो रहेगा सेकंड, हेडिंग 1 स्टाइल। ठीक है, इज अ करेक्ट वन। ठीक है, और इसके अंदर आपने अगर इसको चेंज करना है यहाँ पे 2 कर दोगे। सो हेयर वी आर हैविंग हेडिंग 2 स्टाइल, और मैक्सिमम हेडिंग्स कहाँ तक जाती है? हेडिंग 6 तक जाती है। ठीक है, सो ये शॉर्टकट कैन बी द सेम वन, बट इसके अंदर जो न्यूमेरिकल वैल्यू है यदि आप चेंज करोगे तो हेडिंग का स्टाइल ऑटोमेटिक चेंज होता चला जाएगा। ठीक है, साइज का। नेक्स्ट यूर हैविंग काउंटिव फंक्शन, एक्सेल की बात आ रही है, बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है जो पूछा गया है, काउंटिव फंक्शन इन MS एक्सेल। ठीक है, सो उसका क्या बेसिक पर्पस होता है उसके बारे में बात हो रही है। काउंट द सेल्स इन द रेंज दैट मीट्स अ गिवन कंडीशन। ठीक है, सेल्स क्या होता है? बेसिकली जिसके अंदर हम डाटा को फीड करते हैं, एक्सेल की जहाँ तक बात है टेबल के अंदर, सो उसके अंदर जो कंडीशन को मीट करता है सेल के अंदर गिवन रेंज में, सो दैट इज अ करेक्ट वन, ऑप्शन नंबर 1, राइट। नेक्स्ट वी आर हैविंग योर क्वेश्चन नंबर 95, पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर विच डज एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एंड कंपैरिजन। ठीक है, सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 1, दैट इज ALU। उसके बाद रहेगा आपका क्वेश्चन नंबर 96, विच ऑप्शन इज करेक्ट टू एंटर द चार्ट्स इन MS एक्सेल। MS एक्सेल के अंदर चार्ट्स को एंटर करने के लिए कौन सा करेक्ट ऑप्शन है? दैट इज इंसर्ट मेन्यू में जाकर आपको क्या सेलेक्ट करना पड़ेगा? चार्ट्स। नेक्स्ट यूर हैविंग BCD। BCD का मतलब क्या होता है? बाइनरी कोडेड डेसिमल। ठीक है, सो BCD को हमने फॉर अ डेसिमल नंबर 473 की बात हो रही है। अब व्यूअर्स, इसको सोल्व करने के लिए आपको कुछ नहीं करना, सिंपल सा एक मेथड याद रखना है जिसके अंदर आपने क्या करना है, जैसे हमें ज़ीरोज़ का कम्बिनेशन होता है। ठीक है, रुकिए आपको भी 1 मिनट में समझाता हूँ। बेसिकली इसको सोल्व करने का जो सबसे आसान तरीका रहेगा, आपने क्या करना है, डायरेक्ट इसका रहेगा 8 बार आपने क्या करना है, 0 प्लेस करना है, उसके नीचे आपने 2 बार 1 प्लेस कर देना है। ठीक है, नेक्स्ट कॉलम में आपका क्या रहेगा, 4 बार 0, 4 बार 1। इस सीक्वेंस को फॉलो करते हैं। थर्ड में आपका 2 बार 0, 2 बार 1, एंड फोर्थ को 0 1। ठीक है, सो फॉलो करने के बाद जब आप देखेंगे 4 के कोरस्पॉन्डिंग जो वैल्यूज़ होगी आपने वो प्लेस कर देनी है, विच इज़ 0 1 0 0। ठीक है, उसी प्रकार 7 के अगेंस्ट जो होगी आपने वो प्लेस कर देनी है, और 3 के अगेंस्ट प्लेस करने के बाद यू विल गेट ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट वी आर हैविंग क्वेश्चन नंबर 98, अ फंक्शन दैट हैज़ नो पार्शियल फंक्शनल डिपेंडेंसी। नॉर्मलाइजेशन की बात है, क्वेश्चन आता ही आता है। सो पार्शियल डिपेंडेंसी जहाँ नहीं हो वो नॉर्मल फॉर्म आपकी कहलाती है सेकेंड नॉर्मल फॉर्म, राइट। मूविंग ऑन, वी आर हैविंग क्वेश्चन नंबर 99, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड एग्रीगेट फंक्शन। एग्रीगेट फंक्शंस क्या होते हैं? डियर, फिक्स हैं, काउंट, सम, मैक्स। ठीक है, सो दीज आर द एग्रीगेट फंक्शंस, बट हमारे पास कोई ऐसा फंक्शन नहीं है कंप्यूट जो कि एग्रीगेट में कंसीडर किया जा सके। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट वन। क्वेश्चन नंबर 100, व्हाट इज यूज टू इनपुट टेक्स्ट एंड न्यूमेरिकल डाटा। डियर, ये सिंपल क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन है, इनपुट आउटपुट डिवाइस से लिया गया है। कीबोर्ड की हेल्प से आप कोई भी डाटा को इनपुट कर सकते हो, न्यूमेरिकल डाटा को भी इनपुट कर सकते हो। ठीक है, सो योर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट आप फॉलो करते हुए 101 क्वेश्चन आपका 101, क्यू कौन सी प्रिंसिपल को फॉलो करता है? क्यू की जहाँ तक बात है, सिंपल सा कंसेप्ट होता है क्यू का, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट को फॉलो करता है। जैसे कि आप किसी टिकट होल के बाहर खड़े हैं टिकट परचेज करने के लिए, जो पर्सन आपसे पहले खड़ा है नेचुरल सी बात है टिकट उसको पहले दी जाएगी। ठीक है, और इसी से रिलेटेड एक और हमारे पास कंसेप्ट होता है लीफो का, विच मीन्स लास्ट इन फर्स्ट आउट। ठीक है, और ये बेसिकली कहाँ इप्लीकेबल होता है लीफो का कंसेप्ट? आपका स्टैक में, एग्जामिनर ये भी पूछ सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका SQL व्यू से संबंधित। सो इट्स वेरी इजी, इसका जो करेक्ट आंसर है इट इज़ वर्चुअल टेबल्स। ठीक है, सो वर्चुअल टेबल इज योर करेक्ट आंसर फॉर SQL व्यूज। ठीक है,
नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 103, प्रोसेस ऑफ इंसर्टिंग एन एलिमेंट इनटू द स्टैक को हम कौन सा क्या नाम देते हैं? इट्स वेरी सिंपल, इट्स अ पुश ऑपरेशन फॉलो। ठीक है, हो सकता है इस बार जो एस्टेट होने वाला आपका उसके अंदर पूछा जाए कि प्रोसेस ऑफ डिलीटिंग एन एलिमेंट, सो उस केस में आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा पॉप ऑपरेशन, राइट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 104, इफ द एलिमेंट ए बी सी एंड डी आर प्लेस्ड इन अ क्यू एंड आर डिलीटेड वन एट अ टाइम। ठीक है, हमने क्या करा, क्यू लिया जिसके अंदर हमने 4 एलिमेंट्स को इंसर्ट कर दिया है, इन व्हाट ऑर्डर दीज विल बी रिमूव। ठीक है, सो आपको पहले ही बताया था कि इसके अंदर जो कंसेप्ट फॉलो होता है वो होता है फीफो का, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। तो जिस ऑर्डर में हमने ऊपर प्लेस किया था ए बी सी एंड डी, सो उसी ऑर्डर में डी और ये हमारे रिमूव होने स्टार्ट होंगे। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 5 अगेन 105 सॉरी, इट्स अगेन फ्रॉम द नॉर्मल फॉर्म। बताया था आपको इसके अंदर बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। इफ वन एट्रीब्यूट इज डिटर्मिनेंट ऑफ द सेकंड विच इन टर्न इज डिटर्मिनेंट ऑफ द थर्ड, देन रिलेशन कैन नॉट बी। आपका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर 4 विच इज थर्ड नॉर्मल फॉर्म, राइट। ये आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट है 106, अगेन आपको एक शॉर्टकट में से पूछा जा रहा है, यू कैन यूज डैश टू कॉपी। कॉपी करने के लिए देखो कंट्रोल+C है, तो आपका ऑटोमेटिक है कि क्वेश्चन नंबर 106 के लिए थर्ड और फोर्थ ऑप्शन हमारे कंसीडर नहीं होंगे, बिकॉज कॉपी के लिए हमारा कंट्रोल+C रहता है। पेस्ट करने के लिए कंट्रोल+V, सो दिस इज अ करेक्ट वन, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट आप करेगा 107, द बेसिक आर्किटेक्चर ऑफ कंप्यूटर वॉज डेवलप बाय। ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछा गया है, सो इस डायरेक्ट वन इसका आंसर है जॉन वॉन न्यूमैन, राइट। सो हो सकता है आपका इस बार जो एग्जाम होने वाला है उसके अंदर पूछा जा सके, द फादर ऑफ द मॉडर्न कंप्यूटर इट्स चार्ल्स बेबेज, राइट। सो जहाँ तक रही 107 की बात, जो बेसिक आर्किटेक्चर दिया गया था वो दिया था जॉन वॉन न्यूमैन ने। डियर अब सी लैंग्वेज से रिलेटेड क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 108, इन द सी फाइल हैंडलिंग। फाइल हैंडलिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसमें से क्वेश्चन आता ही आता है, एग्जामिनर को सबसे बढ़िया टॉपिक यही लगता है। सो देखते हैं इसमें क्या पूछा गया है। इक्वलेंट टू स्कैन है परसेंटेज डी एंड वैल्यू। देखो ये दो टाइप की स्टेटमेंट यूज होती है सी लैंग्वेज में, एक तो प्रिंट एफ होता है जो आउटपुट के काम आता है, स्कैन एफ हमारा इनपुट के काम आता है। परसेंटेज डी डिनोट करता है कि हमारा जो डाटा टाइप है वो इंटीजर टाइप का है, एंड वेल का मतलब वीएल हमारा वेरिएबल का नेम है, और एंड से हम उसको प्रिंट इनपुट लेने के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, सो अब फाइल हैंडलिंग के केस में क्या रहता है कि एक एफ वर्ड जुड़ जाता है हमारा स्कैन एफ के साथ। ठीक है, सो सिंपल ट्रिक है इसको याद रखने की, स्कैन एफ के आगे जहाँ भी आपको एफ मिलेगा वो इसका कोरस्पॉन्डिंग फाइल हैंडलिंग फंक्शन होगा, रेस्ट ऑफ द थिंग्स विल रिमेन सेम। Next we are having question number 109. Specialized program that assist users in locating the information on the web। ठीक है, जो स्पेशलाइज प्रोग्राम है, देखो टेक्निकल टर्म्स में बात करें, कोई भी चीज़ हमारी जो कंप्यूटर स्क्रीन के बिहाइंड है वो कहीं ना कहीं प्रोग्राम की फॉर्म में एग्जिस्ट करती है। रियल वर्ल्ड के लिए वो सर्च इंजन हो सकता है, वेब ब्राउज़र हो सकता है, विंडोज़ हो सकते हैं, बट एक प्रोग्रामर की लैंग्वेज में बात करो तो वो प्रोग्राम है। ठीक है, किसी भी पर्पस के लिए जो डिज़ाइन है। अब जो इन्फॉर्मेशन को लोकेट करने के लिए यूज़ करते हैं वो होता है हमारा सर्च इंजन। ठीक है, सो दिस इज़ अ करेक्ट आंसर। एंड ऑप्शंस के इसकी एग्जांपल की बात है, गूगल एक सर्च इंजन है, बिंग एक सर्च इंजन है, याहू सर्च इंजन है। इस बार का जो सीटी का एग्ज़ाम हुआ था उसके अंदर भी पूछा गया है ये। 10110 आपका क्वेश्चन है, द प्रोटोकॉल विच प्रोवाइड्स ईमेल फैसिलिटी। आपको पता है कि हर प्रोटोकॉल जो होते हैं वो अलग अलग काम के लिए बने होते हैं। सो SMTP इज योर करेक्ट आंसर फॉर ईमेल। ठीक है, विच इज़ SMTP। FTP अगर नॉलेज की जहाँ तक बात आपको दें, सो इट इज़ यूज फॉर फाइल ट्रांसफ़र पर्पस, अपलोडिंग हो, डाउनलोडिंग हो। टेलनेट होता है आपका रिमोट लॉगिन के लिए। इसी प्रकार यूज़र्स हमारे लिए एक HTTP होता है विच इज़ फॉर हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। जो भी हमने वेबसाइट एक्सेस करनी है उससे पहले हम HTTP का यूज़ करते हैं। सो प्रोटोकॉल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। एक क्वेश्चन और इसमें से निकल के आता है कि OSI की कौन सी लेयर पे इन प्रोटोकॉल्स का इस्तेमाल होता है। सो इट इज़ एट द एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल। ठीक है, TCP/IP की बात हो या OSI की बात हो। नेक्स्ट वी आर हैविंग 111 क्वेश्चन, विच पावर पॉइंट व्यूज डिस्प्लेज ईच स्लाइड ऑफ द प्रेजेंटेशन। ऐसा थंबनेल की बात हो रही है। ठीक है, थंबनेल की डियर जहाँ तक बात है तो आपका ऑप्शन नंबर 1 स्लाइड सॉर्टर। इसमें क्या होता है कि जो आपकी पूरी स्लाइड्स है वो ना शो होकर थंबनेल व्यू दिखता है। मान लो कि आपकी प्रेजेंटेशन में 7 स्लाइड्स है तो उसके अंदर हमारा थंबनेल कितने दिखेंगे, 7। जस्ट लाइक आपके डेस्कटॉप के ऊपर आइकन प्लेस होते हैं छोटे छोटे, वैसे ही आपका थंबनेल की तरह जो स्लाइड सॉर्टर व्यू आप सेलेक्ट करोगे तो पावर पॉइंट में जितनी भी स्लाइड्स है थंबनेल की फॉर्म में दिखेगी। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 112, द वेरिएबल डिक्लेयर्ड विद इन द ब्लॉक। देखो जो भी वेरिएबल हम सी लैंग्वेज में करते हैं स्टार्ट, ठीक है, उसके अंदर एक स्कोप की बात होती है। सो बेसिकली जो एक हमारा मेन फंक्शन होता है उसके अंदर कोई भी हम वेरिएबल डिक्लेरेशन करते हैं, प्रिंट एफ करते हैं, स्कैन एफ करते हैं, तो हमने बेसिकली उसको दोबारा से ब्रेसिस के द्वारा बंद करना होता है। तो सबसे स्कोप की जहाँ तक बात है तो इसका जो बेस्ट ऑप्शन रहेगा वो हमारा लोकल स्कोप है, ठीक है, विद इन द फंक्शन, ठीक है। मेन एक इनबिल्ट फंक्शन होता है, सी में याद रखना, यूजर डिफाइंड फंक्शंस हम बाद में क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर है 113, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोवाइड्स द एबिलिटी टू क्वेरी द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द डाटाबेस। क्वेरी की जहाँ तक बात है, देखो 4 प्रकार की लैंग्वेजेस होती है, डीएमएल होती है, डीटीएल होती है, टीसीएल होती है, और आपकी एक होती है कमिट एंड रोल बैक, ठीक है। सो ये वाली जो कमांड्स होती हैं आपकी 4 जो लैंग्वेजेस है इसकी, डीएमएल, डीटीएल, टीसीएल और ग्रांट एंड रिवोक, ठीक है। सो अब पूछा गया इंफॉर्मेशन क्वारी के लिए, इंसर्ट के लिए कौन सा यूज़ करते हैं, ये है डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, ठीक है, ठीक है, विच इज़ डीएमएल, राइट। डियर मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 114, विच अमंग द फॉलोइंग इज एन वैलिड सेल एड्रेस इन एमएस एक्सेल। वैलिड सेल एड्रेस की बात की जा रही है। सो सिंपल सा क्वेश्चन है, एग्जामिनर ने जो पूछा है, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, ठीक है, D6। कैसे है, एक्सेल के अंदर आप कभी भी काम करते हो तो यू आर हैविंग द 2 थिंग्स, एक तो रोज होती है, एक कॉलम्स होते हैं। रोज हमारे हॉरिजॉन्टल होते हैं, कॉलम्स हमारे वर्टिकल होते हैं। कॉलम्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हम अल्फ़ाबेट्स का यूज़ करते हैं, रोड्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हम नंबर्स का यूज़ करते हैं। और किसी भी पर्टिकुलर सेल के ऊपर जो हमारा कर्सर प्लेस होता है उसको डिफाइन करने के लिए हम सेल एड्रेस की हेल्प लेंगे। सेल एड्रेस आपका रहेगा, फर्स्ट हमारा रहता है कॉलम, देन वी आर हैविंग रो। सो दिस इज़ योर करेक्ट ऑप्शन, राइट। और क्वेश्चन एक और आ सकता है, एक्सेल में जहां हमारा कर्सर प्लेस होता है उस सेल को हम करेंटली एक्टिव सेल कहते हैं या सिंपली एक्टिव सेल के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 115, विच इज़ नॉट द राइट अप्रोच फॉर इंक्रीमेंटल टेस्टिंग अप्रोच। ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग से। सो इसका करेक्ट आंसर है आपका बिग बैंग अप्रोच, ठीक है। मतलब राइट अप्रोच नहीं है इंक्रीमेंटल की जहाँ तक बात है। इंक्रीमेंटल का मतलब क्या होता है, एग्जाम्पल अगर हम बात करें, हम सीधा ये तो नहीं है कि सीधा 12th क्लास में स्टूडेंट को एडमिशन करा देंगे। बच्चा स्टार्टिंग में नर्सरी में जाएगा, देन फॉलो करके एलकेजी में, यूकेजी में अगर उसकी परफॉर्मेंस नहीं होगी तो वो सेम क्लास में रहेगा। प्रमोट या डिमोट डिपेंड करता है। तो टॉप डाउन अप्रोच भी वैलिड है, बॉटम अप भी वैलिड है और फंक्शनल इंक्रीमेशन भी वैलिड है। लेकिन जो बिग बैंग अप्रोच है आपकी वो राइट अप्रोच नहीं है इंक्रीमेंटल टेस्टिंग अप्रोच की जहाँ तक बात है, ठीक है। Next, you are having question number 116, which is the step in the waterfall model that involves meeting with the customer to understand the requirement, ठीक है। So it's a very basic question जो एग्जामिनर ने आपसे पूछा है, वो है रिक्वायरमेंट गैदरिंग, ठीक है। कस्टमर से मीट करेंगे तो देखो सिंपल सी बात है, कोई भी हमने प्रोजेक्ट स्टार्ट करना है तो उससे पहले हमें कस्टमर की रिक्वायरमेंट लेना बहुत ज़रूरी है। सो जो वाटरफॉल मॉडल है जिसके अंदर हमने मीटिंग करनी है कस्टमर के साथ, उसकी रिक्वायरमेंट को अंडरस्टैंड करने के लिए, तो वो आपका जो फेज कहलाता है वो कहलाता है रिक्वायरमेंट गैदरिंग का, राइट। नेक्स्ट वी आर हैविंग क्वेश्चन नंबर 117, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द हैविंग क्लोज, ठीक है। देखो ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। तो इसका जो करेक्ट आंसर आपका रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर 3, राइट। सो सिमिलर टू द वेयर क्लोज बट इट इज़ यूज्ड फॉर ग्रुप्स रादर देन रोज, ठीक है। जब कंडीशन की बात आती है, आप सेलेक्ट स्टेटमेंट के साथ मान लो क्वेरी फायर करते हो आप डाटाबेस के अंदर, तो उसके लिए हमें हैविंग क्लोज का इस्तेमाल करना है। और हैविंग क्लोज का इस्तेमाल बेसिकली सिमिलर फंक्शन होता है जहाँ पे वेयर का यूज़ करते हैं, बट वेयर यूज़ होता है ग्रुप्स के साथ और हमारा हैविंग यूज़ होता है रोज के साथ, ठीक है। सो नेक्स्ट यूर हैविंग ऑप्शन फॉर द क्वेश्चन नंबर 118, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर हमारा 118, विच ऑफ द फॉलोइंग इज जनरली यूज फॉर परफॉर्मिंग द टास्क लाइक क्रिएटिंग द स्ट्रक्चर ऑफ रिलेशन, डिलीटिंग द रिलेशन, ठीक है। ये अभी आपने देखा था कि हमारे पास ऑलरेडी एक ऐसा क्वेश्चन अपीयर हुआ था। सो बेसिकली हमने क्या करना है, क्रिएट करना स्ट्रक्चर को, ठीक है। सो यू आर हैविंग द लैंग्वेज बाय द नेम DDL विच इज़ डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज, ठीक है। सो डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज के अंदर और जो सपोर्ट करने वाली क्वेरीज है वो है ड्रॉप, ऑल्टर एंड ट्रंकेट, ठीक है। सो जहाँ भी शब्द आप देखो क्रिएशन का, ठीक है, वहाँ आएगा आपका DDL। इंसर्शन, अपडेशन, डिलीशन हो तो वहाँ पे मैनिपुलेशन,
और आपका ग्रांट रिवोक है वो आएगा DCL में बेटी, डाटा कंट्रोल लैंग्वेज, और TCL में आता है कमिट, रोल बैक एंड सेव पॉइंट, ठीक है। Question number 119, which of the following testing is also known as white box testing? So it's very clear and simple. You can say glass box testing. Reason क्योंकि glass हमारा transparent होता है, just like white appear होता है. So this testing is also a crystal clear and white box testing, right? Glass is a correct option. So what is a copy constructor? So it's a very easy. A copy constructor that allows a user to move the data from one object to the another object, ठीक है। A constructor to initialize an object with the values of the another object, a constructor to check whether the objects are equal or not, a constructor to delete other copies of the given object, ठीक है। So think over it and just give me the correct reply in the comment box. 1 मिनट आपको दे रहे हैं, इसका आंसर सोचिए और बताइए क्या इसका सही आंसर हो सकता है। सो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2, द कंस्ट्रक्टर टू इनिशियलाइज एन ऑब्जेक्ट विद द वैल्यूज ऑफ द अनदर ऑब्जेक्ट। देखो कॉपी का मतलब क्लियर है कि आपने किसी ऑब्जेक्ट की वैल्यू को उठा के दूसरे ऑब्जेक्ट में कॉपी कर दिया, सो दिस इज द कॉपी कंस्ट्रक्टर। नेक्स्ट यू आर हैविंग क्वेश्चन नंबर 121 विच हैज अपीयर्ड दिस टाइम इन हरियाणा HSSC CET एग्जाम आल्सो URL, राइट? व्हाट इज द URL? सो लेट्स सी द करेक्ट वन, इट्स ऑल ऑफ दीज। कैसे? क्योंकि कभी भी हम कोई वेबसाइट सर्च करते हैं तो हमने प्रोटोकॉल यूज़ करना है। प्रोटोकॉल जो URL के केस में यूज़ होता है वो होता है HTTP, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, फॉलोड बाय डॉट ऑपरेटर। उसके बाद हम डालते हैं www, जिसकी फुल फॉर्म होते हैं वर्ल्ड वाइड वेब। डॉट आगे हम क्या डालते हैं? सपोज कीजिए आपने सर्च इंजन ओपन करना है गूगल, एंड देन फॉलोड बाय .com। सो दिस इज अ सीक्वेंस फॉर अ URL, सो द ऑल ऑफ दिस इज अ करेक्ट ऑप्शन, राइट? Then we are having question number 122, which of the following is not one of the Excel's what if function? इनमें से कौन सा Excel का what if function नहीं होता? देखो सिंपल सी बात है, जो ऑटो ऑनलाइन है वो आपका Excel का what if फंक्शन में इंक्लूड नहीं होता। व्हाट इफ का मतलब क्या होता है? 2 टाइप के सिनेरियोज होता है। एक होता है फ्यूचर प्रोस्पेक्टिव की बात हो रही है, इनपुट दे के आप फ्यूचर देखेंगे, या फ्यूचर जो आपके ट्रेंड्स है उसको देके आप इनपुट चेंज करेंगे, ठीक है। सो गोसिक एंड सिनेरियोज होता ही होता है। सोल्वर एडविन भी आपका पार्ट होता है व्हाट इफ फंक्शन का, बट ऑटो आउटलाइन डज नॉट स्टैंड एनीवेयर, सो दिस इज नॉट द करेक्ट वन, राइट? क्वेश्चन नंबर 123 की बात है, इन द गिवन डिक्लेरेशन ऑफ एन एरे, एरे डिक्लेयर किया गया है जो कि फ्लोट टाइप का है। फ्लोट का मतलब हाइट वेरिएबल होती है, और उसमें उसकी मैक्सिमम साइज क्या डिक्लेयर कर दी है? 50 कर दी है। फ्लोट इज योर डाटा टाइप, हाइट इज योर वेरिएबल नेम, 50 इज द साइज ऑफ एन एरे, ठीक है। और हमेशा याद रखना जो साइज होता है एरे का वो स्टार्ट होता है 0 से, और मैक्सिमम क्या होता है उसका जो इंडेक्स या गिवन होता है उससे -1। सो इसकी रेंज कहाँ से स्टार्ट होगी? 0 से लेकर 49 तक, राइट? सो गिवन डिक्लेरेशन की अगर हम बात करते हैं, हाइट की बात हो रही है, 0 रेफर्स टू द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द एरे, ठीक है। सेकंड है हाइट रेफर्स टू द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द एरे, हाइट 0 + 1 रेफर्स टू द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द एरे, या हाइट 1 रेफर्स टू द फर्स्ट। तो इसका जो करेक्ट है आपका ऑप्शन नंबर 1 है क्वेश्चन नंबर 123 का, ठीक है। सो नेक्स्ट वी आर हैविंग क्वेश्चन नंबर 124, the function C in and C out, don't read it as sin and scout, it's not the correct pronunciation। so ये एक आपका C++ का इनपुट लेने का फंक्शन है C in, और एक आउटपुट के लिए है C out। रिजोल्व द नेसेसरी कन्वर्सेशन सॉरी एट, बेसिकली कब करता है? देखो 2 टाइप के एरर्स होते हैं, एक तो रन टाइम एरर्स होते हैं, एक होते हैं कंपाइल टाइम एरर्स, ठीक है। सो जो फंक्शंस है सी इन और सी आउट, बेसिकली ये जो भी कन्वर्जन के इशू होंगे वो उसको कब सोल्व कर देगा? कंपाइलेशन टाइम पे, ना कि एग्जीक्यूशन टाइम पे, राइट? सो हमेशा याद रखना सी इन सी आउट। सो कोई फंक्शंस है सीधा इसका एक शॉर्ट ट्रिक है कि सी से सी इन स्टार्ट होता है, सी आउट से भी सी से स्टार्ट होता है कंपाइल टाइम, ठीक है। सो सी इन सी आउट कभी भी आए तो आपको सिंपली याद रखना है कंपाइल टाइम, राइट? क्वेश्चन नंबर 125, डेट ट्रांसफॉर्म द इंफॉर्मेशन फ्रॉम बाइनरी फॉर्म टू द ह्यूमन एक्सेप्टेबल फॉर्म। इसमें से कौन सा जो है ट्रांसफॉर्म करता है इंफॉर्मेशन को बाइनरी से ह्यूमन एक्सेप्टेबल फॉर्म के अंदर? सो इट्स वेरी क्लियर कि जो ह्यूमंस होते हैं हमारे वो इंग्लिश लैंग्वेज को ईजिली अंडरस्टूड कर पाते हैं, लेकिन जो कंप्यूटर है हमारा डेट इज़ ओनली अ मशीन एंड इट अंडरस्टूड मशीन लैंग्वेज, ठीक है। तो कभी भी कोई आउटपुट हमारे सामने आएगी सो उसको वो ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में कन्वर्ट करेगा। जैसे प्रिंटर है, जैसे हमारे पास स्क्रीन है, सो ऑल दिस इंफॉर्मेशन इज इन ह्यूमन रीडेबल फॉर्म, सो आउटपुट इंटरफेस इज अ करेक्ट आंसर।
क्वेश्चन नंबर 126, ऑन क्लिकिंग अ डैश ओपन्स अनदर डॉक्यूमेंट। ठीक है, कभी भी आपने एक वेब पेज ओपन किया हो, चाहे वो फेसबुक, उसके अंदर आपने देखा होगा कि बहुत सारे लिंक्स होते हैं, और लिंक्स की मदद से हम क्या कर सकते हैं, एक डॉक्यूमेंट के पार्ट से हम दूसरे पार्ट में जंप कर सकते हैं। सो हाइपरलिंक की मदद से हम डॉक्यूमेंट के ऊपर क्लिक करके, लिंक के ऊपर क्लिक करके हम किसी और डॉक्यूमेंट में जंप कर सकते हैं। और लिंक बेसिकली 3 टाइप के होते हैं, और उनके कलर्स पे भी क्वेश्चन आ सकता है। 3 टाइप के कलर्स होते हैं, एक तो ब्लू होता है, एक पर्पल होता है, और एक आपका रेड होता है। पर्पल की बात करें तो वो आपका अभी तक हमने विजिटेड नहीं किया होता, ब्लू होता है विजिटेड लिंक, और रेड होता है हमारा एक्टिव लिंक। ठीक है, सो इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो था मैंने आपको बता दिया है, मे बी एग्जामिनर पूछ सकता है। क्वेश्चन नंबर 127 है इन C++। देखो C++ के बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं, सो इस बार भी उम्मीद है कि जो आपका क्वेश्चन सेट रहेगा एस्टेट के अंदर, उसके अंदर C++ के, सी के और आपके डाटा स्ट्रक्चर के बहुत सभी क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। अच्छी खासी तैयारी करके जाना, कंपटीशन बहुत है, बहुत सारे कैंडिडेट ने इस बार फॉर्म फिल किया है, लगभग 3 लाख के अराउंड जो है एप्लीकेशन फिल की गई है। सो हर बंदा नौकरी के तलाश में है। कंपटीशन देखते हुए अपनी तैयारी को और अधिक से अधिक तरीके से करिए। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन आपसे रह ना जाए, उसके लिए डटकर तैयारी कीजिए और हमारी वीडियोस को निरंतर देखते रहिए। क्वेश्चन नंबर 127 है, उसके अंदर देखते हैं कि क्या पूछा गया है। इन C++ ये जो ऑपरेटर दिया गया है, यूज फॉर शिफ्टिंग बिट्स कैन आल्सो बी यूज फॉर, किसके लिए यूज कर सकते हैं। ठीक है, देखो हमारे पास जो होता है 2 ऑपरेटर्स यूज होते हैं, एक तो C इन के साथ यूज होता है, एक C आउट के साथ यूज होता है। ठीक है, सो जो क्वेश्चन नंबर 127 पूछा गया है वो आउटपुट के लिए यूज होता है, C आउट के साथ डिस्प्ले करने के लिए वैल्यूज को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 128 के ऊपर चलते हैं। एक्सेल वर्कबुक इज अ कलेक्शन ऑफ, एक्सेल वर्कबुक की बात हो रही है। सो डियर, कभी भी आपने एक्सेल के ऊपर काम किया हो तो आपने देखा हो कि उसके अंदर अलग अलग शीट्स होती हैं। जैसे बाय डिफ़ॉल्ट अगर हम बात करें, जो एक्सेल है उसके अंदर इस समय केवल सिंगल शीट ही आती है, जो एक्सेल का सॉफ्टवेयर करंट में माइक्रोसॉफ्ट ने इंट्रोड्यूस किया है। ठीक है, और जो प्रीवियस विंडोज़ की बात करें, प्रीवियस जो वर्जन आ चुके हैं MS ऑफिस के, उसके अंदर बाय डिफ़ॉल्ट 3 एक्सेल शीट्स आती थी। तो हमारी जो एक्सेल वर्कबुक होती है वो कलेक्शन क्या होती है, वर्कशीट्स की कलेक्शन होती है। नेक्स्ट यूर हैविंग क्वेश्चन नंबर 129, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मे बी एग्जामिनर को पसंद आया है, इस बार भी रिपीट हो। ये है डबल कोलन ऑपरेटर, ये है स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर। ठीक है, कौन सा इसमें पूछा गया जो ऑपरेटर है स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर होता है C++ में, वो होता है डबल कोलन वाला, राइट। इनहेरिटेंस। सो स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर की जहाँ तक बात है, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट यूर हैविंग क्वेश्चन 130, इनहेरिटेंस अलाउज द फॉलोइंग इन द C++ प्रोग्राम। ठीक है, इनहेरिटेंस की मदद से हम क्या कर सकते हैं, ऑप्शंस देखिए एक बारी, हर ऑप्शन के अंदर इसका कुछ ना कुछ मीनिंग छुपा है इनहेरिटेंस का। देखो इनहेरिटेंस क्या होता है, कोई चीज़ हमने इनहेरिट करना, अपने पास्ट एक्सपीरियंस से भी हम कुछ इनहेरिट करते हैं, पेरेंट्स के अंदर से कुछ ट्रेड्स हमारे अंदर इनहेरिट होती है। सो हमने C लैंग्वेज की बात करें, C++ की बात करें, तो उसके अंदर हमने रीयूजिबिलिटी करनी है। जो एग्जिस्टिंग क्लास है उसको रीयूज भी कर सकते हैं। एक हमारी जो क्लास बन चुकी है, खैर की क्रिएट की जाती है, जिसमें जो हमारी जो बेस क्लास होती है वो पेरेंट होती है, और चाइल्ड क्लास हमारी क्या होती है, आगे सब क्लासेस कहलाती है। ठीक है, एक्सटेंड भी कर सकते हैं। ठीक है, सो इनहेरिटेंस के अंदर क्या होता है, सभी फीचर सपोर्ट करते हैं, सब कुछ आता है, राइट। देन वी आर हैविंग क्वेश्चन नंबर 131, अरेंज द फॉलोइंग एक्टिविटीज टू फॉर्म अ जनरल सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रोसेस मॉडल। ठीक है, सो इसका राइट आंसर सॉरी क्या रहेगा, लेट्स सी। देखो कोई भी ऑप्शन ऐसा नहीं है जिसमें आपको कुछ क्लियर ना हो। सबसे पहले देखो इसकी एक ट्रिक है याद रखने के लिए कि कभी भी हमने क्लाइंट से इंटरेक्शन करनी है तो सबसे पहले हमने कम्युनिकेशन करनी ही पड़ेगी। सो जहाँ भी आप देखोगे कम्युनिकेशन वाला ऑप्शन स्टार्टिंग में दिया गया, दिस विल बी योर करेक्ट सीक्वेंस। ठीक है, तो यहाँ देखो यहाँ पे दिया गया है कम्युनिकेशन है, कम्युनिकेशन के बाद आप क्या करोगे, प्लानिंग करोगे, प्लानिंग के बाद आपका क्या आएगा, मॉडल तैयार किया जाएगा, देन आप उसको कंस्ट्रक्ट करोगे जो मॉडल आपने तैयार किया है, और C में आप उसको डिप्लॉय कर दोगे, मीन्स उसको आप कस्टमर को या क्लाइंट को ट्रांसफ़र कर दोगे। आपका जो सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट की बात थी वो इसमें कंप्लीट हो चुकी है, राइट। क्वेश्चन नंबर 132, DDL। देखो इससे संबंधित 3 क्वेश्चंस आ चुके हैं, तो लेट्स सी व्हाट विल बी योर राइट आंसर।
इसका सिंपल सी बात है, ऑप्शन नंबर 4 इज़ योर राइट आंसर, बिकॉज ये DML का पार्ट है, इंसर्ट, अपडेट और डिलीट, और DDL का पार्ट है क्रिएट, ऑल्टर और ट्रंकेट। क्वेश्चन नंबर 133, द पावर पॉइंट व्यू दैट डिस्प्लेस ओनली टेक्स्ट टाइटल्स एंड बुलेट्स। ठीक है, देखो क्वेश्चन सही है, आपको क्लियर हो रहा है कि केवल आउटलाइन की बात की जा रही है, टेक्स्ट की बात की जा रही है, भाई बुलेट्स वगैरह डिस्प्ले करेगा, इंटरनल मैटर्स की बात नहीं हो रही है। सो योर आउटलाइन व्यू, ऊपर से बात की जाए, ओनली टेक्स्ट टाइटल बुलेट्स, अंदर की बात नहीं है। तो आउटलाइन व्यू, हिंदी भी अगर आप इसकी पढ़ते हैं तब भी आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, आउटलाइन व्यू इज योर करेक्ट आंसर। अगर आपको इसका ऑप्शन नहीं भी आता तो आप सिंपली पढ़ के देख लीजिए इसकी हिंदी में क्या पूछा गया है। सो सिंपली क्या है कि टेक्स्ट शीर्षक और बुलेट प्रदर्शित करता है, तो सिंपल आपका है आउटलाइन व्यू। द कमांड सेंटर ऑफ MS एक्सेस फाइल डेट अपीयर्स व्हेन यू क्रिएट और ओपन अ MS एक्सेस डाटाबेस फाइल इज कॉल्ड। जो कमांड एंटर की जाती है MS एक्सेस फाइल के लिए व्हेन यू क्रिएट और ओपन, तो कौन सी कमांड की जाएगी, फायर। सो इसका करेक्ट आंसर है डाटाबेस विंडो। MS एक्सेस एक सॉफ्टवेयर है डाटाबेस के लिए, सो इसका करेक्ट आंसर रहेगा डाटाबेस विंडो, जो किस काम आता है, क्रिएट करने के लिए और ओपन करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 135, इन अ स्टैक इफ अ यूजर ट्राइज टू रिमूव एन एलिमेंट फ्रॉम द एम्प्टी स्टैक, है ही नहीं, उसको कंडीशन को हम क्या नाम देंगे, अंडरफ्लो का। कोई चीज़ पहले से ही खाली है, अब उसको और खाली करोगे तो कंडीशन विल बी देयर, सो दैट इज अ अंडरफ्लो कंडीशन, राइट। क्वेश्चन नंबर 136, द पार्ट ऑफ द CPU दैट कोऑर्डिनेट्स ऑल द फंक्शनैलिटीज ऑफ द कंप्यूटर एंड द अदर कंपोनेंट, उसको हम किसका नाम देते हैं, मतलब कौन सा पार्ट है CPU का जो कोऑर्डिनेट करता है फंक्शनैलिटीज ऑफ द कंप्यूटर एंड दूसरे कंपोनेंट्स की। ठीक है, बताओ इसका सही आंसर क्या रहना चाहिए, ऑप्शन नंबर 3 विल बी योर करेक्ट आंसर, कंट्रोल यूनिट। क्वेश्चन पढ़ के देखो दोबारा, इसमें क्या पूछा गया था, सिंपल है दिखने में लेकिन था ट्रिकी। द पार्ट ऑफ द CPU के दो हिस्से होते हैं, एक तो ALU होता है और एक होता है हमारा CU। ठीक है, तो कौन सा हिस्सा जो है, देखो इसमें कंफ्यूजिंग पार्ट क्या था, CPU के पार्ट की बात हो रही है। अब आप सोचोगे कि CPU के अंदर तो सब कुछ ही आता है, वो जो कैबिन होता है उसके अंदर सब कुछ ही है, मदरबोर्ड भी है, उसके अंदर रैम भी है, उसके अंदर हार्ड डिस्क भी है, बट मेन दो कंपोनेंट्स आपके, एक होता है ALU और एक होता है CU। ठीक है, ALU का काम होता है केवल लॉजिकल ऑपरेशन अप्लाई करना, कोई भी कैलकुलेशन हो, अरिथमेटिक। ठीक है, बट जो कोऑर्डिनेशन की बात है, जितने भी फंक्शनैलिटीज है कंप्यूटर की, उसको कंट्रोल करने की बात है कंट्रोल यूनिट, राइट। क्वेश्चन नंबर 137, देखो द थर्ड जनरेशन कंप्यूटर के अंदर क्या आया था, लेट्स सी हु विल गिव द राइट आंसर। सो यस, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट ने सही आंसर दिया, तो इसका है ऑप्शन नंबर 4, द फर्स्ट कंप्यूटर जिसने इंटीग्रेटेड सर्किट्स का यूज़ किया था, राइट। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 138 की तरफ, हाउ मैनी आउटपुट सिग्नल्स कैन अ गेट हैव, गेट की कितनी आउटपुट सिग्नल्स हो सकते हैं। ठीक है, सो आपका जो सही रहेगा आउटपुट सिग्नल वो रहेगा ऑप्शन नंबर 4। इसमें जो गेट होता है, आपने यदि डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का पोर्शन रेफर किया हो, उसके अंदर हमारे पास अलग अलग टाइप के गेट्स होते हैं, जैसे एंड गेट होता है, नो और गेट होता है, नैंड होता है, नोर होता है। सो कभी भी जो आउटपुट होते हैं वो आपकी सिंगल में जनरेट होती है। एंड के केस में सपोज कीजिए आपने दो इनपुट दी A एंड B, सो एंड के केस में आपका होगा A.B ऐसा आउटपुट, और के केस में हो जाएगा आपका A+B, बट आउटपुट हमेशा क्या रहती है, सिंगल। नेक्स्ट है द कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ वेरिएबल इज, कोई बता सकता है क्या रहेगा, कोई वेरिएबल है, ठीक है, उसका अगर आपने कॉम्प्लीमेंट लिया है, सपोज करो कि 1 था और उसका आपने कॉम्प्लीमेंट लिया, तो क्या आ जाएगा आपके पास 0, दोबारा से आप उसका कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो अगेन वी विल गेट द 1। सो जो वेरिएबल होगा उसी के बराबर आएगी ना वैल्यू, हमें तो नहीं पता विच इज़ दैट वैल्यू, आइदर इट इज़ 0 और 1। सो सिंपली जो इसका बेस्ट ओपिनियन है, बेस्ट ऑप्शन है, दैट इज़ इक्वल टू द वेरिएबल। वी कैन नॉट से कि वो 0 रहेगा, वी कैन नॉट से कि 1 रहेगा, बिकॉज हमें वेरिएबल की बात की गई है बट वेरिएबल की वैल्यू नहीं दी गई, राइट। सो दिस इज़ योर करेक्ट ऑप्शन नंबर 3। 140 में बात करो, इन MS पावर पॉइंट शॉर्टकट की Shift+F5, इसका मतलब क्या है कि आपने किसी स्लाइड को करंट पोजीशन से ही स्टार्ट करना है, ठीक है। अगर आप स्टार्टिंग से करना चाहते हैं प्रेजेंटेशन को स्टार्ट, तो F5 यूज़ होगा, करंट से स्टार्ट करना चाहते हैं तो आपका Shift+F5 यूज़ होगा। इट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। नेक्स्ट है 141, अ जेनेरिक फंक्शन कैन बी क्रिएटेड, जेनेरिक फंक्शन की बात हो रही है, कैसे क्रिएट कर सकते हैं। देखो
इसके अंदर जो ऑप्शन रहेगा वो रहेगा आपका ऑप्शन नंबर 4। टेम्पलेट की हेल्प से हम जेनेरिक फंक्शंस को क्रिएट कर सकते हैं, राइट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 142, डैश इज यूज्ड बाय बैंकिंग इंडस्ट्री फॉर प्री प्रिंटिंग ऑफ कैरेक्टर्स ऑन द। सो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 MICR, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। इसकी फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है, ठीक है। सो ये याद आपने रखना है, जब भी बैंकिंग इंडस्ट्री की बात हो तो आपने MICR पे टिक करना है, ठीक है। देखिए आपके सामने की समय क्वेश्चन है 143, उसके अंदर आपका जो सो लेट्स कंटिन्यू। इसके अंदर एक आपको C++ की स्टेटमेंट दी गई है जिसमें x वेरिएबल है इंटीजर टाइप का, और सेकंड जो स्टेटमेंट है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको देखिए। आपको कुछ इसमें से अंडरस्टैंडिंग लेनी है कि जो x है उसके अंदर हमने कौन सी वैल्यू प्लेस कर दी है जो एड्रेस ऑफ y पे सेव है, क्योंकि जो एंड ऑपरेटर होता है हमेशा वो क्या डिनोट करता है कि वैल्यू एट एड्रेस, ठीक है। सो नेक्स्ट स्टेटमेंट पे आपको वैल्यू दी गई है y = 25। सो इससे एक अंडरस्टैंडिंग मिली है कि जो हमारी एड्रेस है उसके अंदर y की वैल्यू क्या सेव है हमारी 25। सो अब हमने सोल्व करनी है इक्वेशन, उसके अंदर हमने क्या सोल्व करना है, x = 2 × x। x के अंदर हमने अभी कौन सी वैल्यू यूज़ करनी थी, जो एड्रेस ऑफ y पे थी, और एड्रेस ऑफ y पे हमारी क्या वैल्यू निकल के आई है 25। सो 2 × 25 विल बी 50, और उसके अंदर आपने क्या जोड़ना है 30। सो योर फाइनल आउटपुट विल बी 80 आ गई। अब 80 की जो वैल्यू थी आपने किस में अपडेट कर दी, y के एड्रेस पे। सो द बोथ वेरिएबल्स विल हैव द सेम वैल्यू, सो बोथ वेरिएबल विल हैव द सेम वैल्यू, ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 144, इन MS ऑफिस विच कैन बी यूज फॉर क्विक एक्सेस टू कॉमनली यूज कमांड्स एंड टूल्स, ठीक है। सो इट्स अ वेरी इजी क्वेश्चन। सो टूल बार जो रहेगा आपका, ठीक है, एक सिंपल सा है कि इसमें पूछा क्या जा रहा है कि MS ऑफिस के अंदर कौन सा आपका ऐसा टूल है जिसकी मदद से आप इजीली एक्सेस कर पाओगे, वो है टूल बार। 145, विच सिंबल शुड बी यूज टू पास द ऑब्जेक्ट बाय रेफरेंस। रेफरेंस की जहाँ तक बात है आपका ऑप्शन नंबर 1, राइट। 146, अ फंक्शनल डिपेंडेंसी इज अ रिलेशनशिप बिटवीन और अमंग, ठीक है। फंक्शनल डिपेंडेंसीज की बात हो रही है, ये किसके बीच में हो सकता है, योर एट्रीब्यूट्स की बात हो रही है, ठीक है। एट्रीब्यूट कह लो, कॉलम कह लो, या फील्ड कह लो, ठीक है। सो जो याद रखना फंक्शनल डिपेंडेंसीज की जहाँ तक बात है वो है आपका एट्रीब्यूट्स के बीच में, ठीक है। लीनियर लिस्ट ऑफ एलिमेंट्स इन विच डिलीशन कैन डन फ्रॉम वन एंड एंड इंसर्शन कैन टेक प्लेस एट द अदर एंड, ठीक है। सो इट्स अ वेरी सिंपल आंसर इज Q, राइट। पूछा गया था पहले भी आपसे, भाई जो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट का ऑपरेशन होता है वो हमारा क्यू के ऊपर परफॉर्म होता है। इंसर्शन जो होती है इसकी एक एंड पे होती है, हम उसको रियर कहते हैं, और इसके अंदर जो डिलीशन होते हैं वो दूसरे एंड से होते हैं जिसको हम फ्रंट कहते हैं, ठीक है। सो दिस इज योर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 148, व्हाट इज मेंट बाय द मल्टीपल इनहेरिटेंस, ठीक है। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसका आंसर क्या होना चाहिए, चलिए देखते हैं। इसका आंसर है क्वेश्चन नंबर 3, डिराइविंग अ डिराइव्ड क्लास फ्रॉम मोर देन वन बेस क्लास। मल्टीपल की बात हो रही है, इनहेरिटेंस शब्द तो आपको क्लियर ही है कि जो प्रीवियसली क्रिएटेड क्लास है उसमें से हमने एक सब क्लास को क्रिएट करना, लेकिन मल्टीपल है तो मल्टीपल का मतलब क्या होगा कि मल्टीपल बेस क्लास हो जाएगी। और मोर देन वन बेस क्लास आपको किसी भी ऑप्शन में नजर आए, देखो मोर देन वन बेस क्लास, तो दिस इज योर करेक्ट आंसर फॉर मल्टीपल इनहेरिटेंस। Question number 149, in which stage individual components are integrated and ensure that they are error free to meet the customer requirement, ठीक है। सो इसका आपका करेक्ट आंसर क्या रहेगा बताइए। इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 2। टेस्टिंग फेज जो होता है कस्टमर को दिखाने के लिए कि आपका जो कोड डेवलप किया जा रहा है वो एरर फ्री है कि नहीं है, उसके लिए हम उसको टेस्टिंग फेज के दौरान बुलाएंगे और उसको प्रिपेयर की गई कोड के अंदर इनपुट वैल्यू डलवाकर टेस्ट रिजल्ट्स दिखाएंगे, ठीक है। सो योर आंसर इज क्वेश्चन नंबर 149, ऑप्शन नंबर 2। लास्ट क्वेश्चन अगेन फ्रॉम द MS वर्ड, व्हाट इज द गटर मार्जिन। ये पूछा गया सवाल था और रिपीटेडली आ भी सकता है, तो इसका क्या रहेगा, बाइंडिंग साइड। कभी भी गटर मार्जिन शब्द आ जाए ऑप्शन में केवल आपने एक ही शब्द ढूंढना है, बाइंडिंग। बाइंडिंग जिसमें भी ऑप्शन में दिखे आपको टिक कर देना है, ठीक है। सो दिस इज योर करेक्ट आंसर, राइट, बाइंडिंग साइड ऑफ द पेज। सो MS वर्ड के अंदर गटर मार्जिन का रिपीटेड क्वेश्चन है, 2017 में भी पूछा गया था।
सो इस बार रिपीट होने के चांस हैं। सो मार्जिन से संबंधित कभी भी बात है तो बाइंडिंग शब्द आपने देखना है, राइट। सो विद दिस आपका जो पीजीटी कंप्यूटर साइंस 2021 का जो पूरे का पूरा हमने क्वेश्चन पेपर डिस्कस करना था वो इसी के साथ कंप्लीट होता है। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को एक बार ज़रूर शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और लाइक कीजिए, और पेपर में अपेयर होने से पहले एक बार इसको ज़रूर आप देख लीजिए ताकि आपको आइडिया लग जाए भाई इस बार का एग्ज़ाम हमारा कैसे रहने वाला है। और कमेंट बॉक्स में आप अपने कमेंट्स भी पुट अप कर सकते हैं और हमारी दूसरी वीडियोज़ को भी आप लाइक, व्यू और शेयर कर सकते हैं। थैंक यू।